नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका चतुर्थ भाग लेकर के आऊंगा, तो आज हम चौथा भाग पढ़ने वाले हैं और वो भी चतुर्दश पाठ का। ध्यान रखिए, चतुर्दश का मतलब 14 नंबर का हमारा भाग पाठ है और शास्त्रकारः हम पाठ पढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों के लिए सूचना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नजदीक आ रही हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने हैं। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रख लेना कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को देता है केजी से लेकर के आपको 12th क्लास के संपूर्ण कोर्स के नोट्स। ध्यान रख लेना, वो नोट्स कैसे रहेंगे, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई हिंदी मीडियम। ध्यान रखें, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, आप लोगों के लिए यहां संपूर्ण कोर्स के साथ और क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आप लोगों को दिया जाता है यहां से, और वो भी नोट्स ऐसे रहेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो उसकी जानकारी कहां है, तो आप जिस वीडियो से हमें देख पा रहे हैं तो आप उसी के नीचे जाएंगे, लिंक पर आप जल्दी से संपर्क करें, तो वहां ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी नोट्स के बारे में मिलेगी। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि ये नोट्स आप लोगों की परीक्षा में लाएंगे रंग का मतलब समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हैं कि इस बार अच्छे अंक लाने हैं, तो वो अच्छे अंक ही आपके आएंगे, क्योंकि क्लास के साथ नोट्स फिर तो बल्ले बल्ले। ध्यान रखें, आज हमारी क्लास है तो उसके हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड शास्त्रकारः चतुर्दशः पाठ अनुवाद भाग 4। अनुवाद भाग 4 पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे रहेंगे संधि विच्छेद। आज हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक शब्द है और शब्दों के हम संधियों का मतलब क्या होता है, संधि के बारे में हम क्या जानते हैं, तो मैं आप लोगों को सूक्ष्म रूप में बता दूं, क्योंकि सारे पार्ट्स में संधि मिलती है तो डेली वो सारी चीजें तो नहीं बता सकते। लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा जो लास्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ध्यान रखें कि जो हमारा ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, अब इसमें संधियों को हमें पढ़ना है और आगे भी हमने सारे पाठों में पढ़ी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना। मेल या जोड़ना, ध्यान रखें, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना। अब ये मेल वो वाला इंग्लिश वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेल या जोड़ना। तो मेल जो दिया हुआ है इंग्लिश वाला मेल नहीं है कि मेल का मतलब बोले पुरुष होता है ना, मेल का मतलब होता है मिलाना। मेल का मतलब होता है मिलाना। दो पदों के बीच में, 3 पदों के बीच में, 4 पदों के बीच में किया गया समझौता हमारा कहलाता है क्या, ध्यान रखिएगा, संधि। क्या कहलाता है, संधि। अब इस संधि को देखना है तो संधि में कम से कम आपको बता दूं कि 2 पद होते हैं, कम से कम 2 पद होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7 जैसा शब्द होगा वैसे हमारे पद होते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संधि में जो चीजें होती हैं, संधि में होता है वर्णों के बीच में विकार। संधि में क्या होता है, वर्णों के बीच में होने वाला परिवर्तन, बीच में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि के बीच में होने वाला परिवर्तन या विकार को ही परिवर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, वर्णानाम मेलनम कृति संधि, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, लेकिन वर्णों में ही, और समास में होता है पदों के बीच में विकार, पदों में परिवर्तन होता है, लेकिन यहां वर्णों में होता है। कैसे, जब दोनों, देखिए आ प्लस आ, जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो एक वर्ण का निर्माण करेंगे, बनेगा, तो ये वर्णों के बीच में परिवर्तन हुआ ना, तो यही तो विकार कहलाता है, संधि। तो आज हम संधि के बारे में, इससे आगे नहीं आपको ले जाएंगे, क्योंकि फिर संधि में अंदर चले जाएंगे तो फिर यहां से हट जाएंगे। ध्यान रखें, तो यहां पर क्योंकि सारी संधियां हैं, और यहां अगर आपको पढ़ाऊंगा तो सिस्टम से एक एक संधि पढ़ाऊंगा। ठीक, तो यहां तो सारी संधियां मिलने वाली हैं और क्रमशः नहीं मिलेंगी आपको, कोई पहले मिल जाएगी, कोई बाद में मिल जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पाठ्यस्मिन। लिखा हुआ है ना पाठ्यस्मिन, पाठ्यस्मिन का मतलब है पाठ्य प्लस अस्मिन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पाठ्य प्लस अस्मिन दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी आपकी पूर्व रूप। कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि।
अब पूर्व रूप संधि जो इसमें दी हुई है वो आपको ध्यान रखना है कि इसका सूत्र होता है एंगः पदान्तः दति, एंगः पदान्ताद् दति, ये आपका सूत्र इसमें दिया हुआ है, एंगः पदान्ताद् दति। ठीक, ये कहता है कि पहले पद में ए हो, तो पहले पद में ए तो दिया हुआ है, पाठा में ए दिया हुआ है, और बोले दूसरे पद में अगर आ है तो आ को अवग्रह के रूप में या खंडाकार आ बोलते हैं संस्कृत में इसे, तो आप इसे अवग्रह बोल सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, लेकिन संस्कृत में इसको खंडाकार आ बोलते हैं। ठीक, तो उन्होंने कह दिया है कि पीछे आने वाला जो हमारा आ होगा उसको हम खंडाकार के रूप में परिवर्तन कर देंगे और पूरे शब्द को ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, बन जाएगा पाठ्यस्मिन्। ठीक, अब यहां पर इसके उच्चारण में थोड़ा सा समस्या जाती है। उच्चारण क्या है कि इसको पाठे अस्मिन् नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे पाठ्यस्मिन्। आपको महसूस होना चाहिए कि इसमें आ है, सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए कि आप आ बोल रहे हैं, तभी आपका उच्चारण सही होगा, नहीं तो आपका यहां पर क्या होगा, उच्चारण दोष कहा जाएगा। ठीक, इसमें आपकी पूर्व रूप संधि है। इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है प्रश्नोत्तरम। क्या दिया हुआ है, प्रश्नोत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम दिया हुआ है ना, प्रश्न प्लस उत्तरम। तो यहां पर जो ये शब्द दिया हुआ है प्रश्न प्लस उत्तरम, इसमें देखें कि इसका ना का आपने आ ले लिया है और उत्तरम का उ ले लिया है। दोनों पदों से आपको एक एक वर्ण लेना है। ठीक, क्योंकि यही तो संधि है, दोनों पदों को मिलाया, आ के बाद उ आता है तो ओ बन जाता है, आ के बाद उ आता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, तो ये बन गया है ओ। अब यहां पर जब ओ बन जाएगा तो यहां पर शब्द बनेगा आपका क्या, प्रश्न, और ना में से आ निकल गया है तो ना आपका आधा हो जाएगा, और दोनों वर्णों को मिलाने पर एक वर्ण बना है ओ, तो इसको हम मध्य में लिख देंगे बीच में। और इसके बाद उत्तरम में से ऊ निकल गया है हमारा, तो केवल और केवल आधा ता और रा और मा बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये बचा है हमारा। अब इसको हम इस पर जोड़ेंगे तो ये बनेगा प्रश्नो। क्या बनेगा, प्रश्नो, और तरम इधर जुड़ जाएगा, तरम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, प्रश्नोत्तरम बन गया। अब यहां पर आपकी कौन सी संधि होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहां आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि हो गई बेटा, यहां हो गई आपकी गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र आपको मिलेगा आद गुणा। कौन सा, आद गुणा, ये आद गुणा आपका सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कौन सी संधि, इसमें पहले पूर्व रूप संधि, दूसरे में आपकी गुण संधि हो गई है। चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। आपको मैं बता दूं, अगला हमारा शब्द दिया हुआ है कर्तव्य कर्तव्यम, कर्तव्य कर्तव्यम, कर्तव्य कर्तव्यम, मतलब एक साथ पढ़ेंगे तो बीच में आपको आ नहीं लग रहा है, ठीक है ना। कर्तव्य कर्तव्यम, कर्तव्य कर्तव्यम, आ तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो कर्तव्य प्लस अकर्तव्यम आ जाएगा कि नहीं। तो यहां पर दिया हुआ है कर्तव्य, कर्तव्य प्लस अकर्तव्यम, अकर्तव्यम, अकर्तव्यम दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान रखना कि फिर से आपको दोनों वर्णों, दोनों पदों में से एक एक वर्ण लेना है। तो या में से आप क्या ले लोगे, छोटा आ, और आ कर्तव्य का आ ले लोगे। पहले पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है और दूसरे पद का पहला वर्ण लिया जाता है। तो दोनों को मिलाएंगे आप, तो यहां पर आपका बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा इसमें, बड़ा आ। क्यों बना बड़ा आ, तो उसके लिए दीर्घ संधि ने कहा, अपने मन से थोड़ी बनाया है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि क्यों कहती है ऐसा, क्योंकि इसका एक सूत्र है। इसका सूत्र कौन सा है, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, ये आपका इसमें सूत्र दिया हुआ है। ये कहता है कि आमने सामने अगर एक जैसे वर्ण हो तो दोनों को मिला दो तो बड़ा बन जाता है। ठीक, वो कैसे, बोले चाहे आ के बाद कोई भी वर्ण हो तो वो आ के बाद आ हो तो बड़ा आ बन जाता है, ऐसा इसने कहा है। लेकिन बोले छोटा आ के बाद और बड़ा आ हो तो क्या होता है, तो भी बोले बड़ा आ बनता है, क्योंकि आ तो आ ही है ना, एक समान वर्ण है, छोटा हो या बड़ा हो, जाति तो एक ही है, सवर्ण। इसीलिए तो उन्होंने कहा अकह सवर्णे, कहा है ना, अकह सवर्णे। और इसका मतलब ही होता है एक ही वर्ण के, एक ही जाति के अगर दो वर्ण आमने सामने हो तो दोनों को मिला देने पर क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। तो यहां पर बड़ा बन गया है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका कर्तव्य, कर्तव्यो
और या में से आ निकल गया है तो आधा हो जाएगा, और यहां दोनों को मिलाने पर बड़ा आ हमारा बना हुआ है। आ कर्तव्य में से आ निकल गया हुआ है तो यहां पर भी आपका क्या रहेगा, कर्तव्यम रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसमें क्या करना है, इस आ को इसमें जोड़ना है। तो जब आ को जोड़ेंगे तो यहां पर आपका बनेगा कर्तव्य। क्या बनेगा, कर्तव्य, और का आप जोड़ोगे तो इसमें बन जाएगा कर्तव्यम। दिया हुआ है कर्तव्यम, कर्तव्य कर्तव्यम बनेगा कर्तव्य कर्तव्यम। यही पद आपका यहां दिया हुआ है, जरा आप देख लीजिए, कर्तव्य अकर्तव्यम दिया है कि नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है तथापि। कितना लिखा है, तथापि। अब तथापि में तथा प्लस अपि। अब देखें यहां पर लिखा है ना, ये लिखा है तथा प्लस अपि। अब यहां पर भी अपन को क्या करना है, अपने को इसमें फिर भी दो वर्णों को निकालना है। तो था में से आप निकालोगे तो इसमें बड़ा आ निकलेगा, और यहां में अपी का आ निकलेगा। फिर देखो आमने सामने आ गया, तो छोटा या बड़ा कोई भी हो उससे अपने को क्या करना है, बनता तो हमेशा बड़ा ही है, बनता है कि नहीं। तो यहां बड़ा आ बन गया। अब तथा में से जब बड़ा आ निकल गया तो था आपका आधा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें देखें, जब दोनों वर्णों को मिलाने पर एक बड़ा आ बना तो इसको मध्य में लिख दिया। अपी में से आ निकल गया था तो केवल और केवल क्या बचा था आपके पास, पी बचा था, बचा था कि नहीं। जब अब देखते हैं इसमें कौन सी संधि हो रही है, आ के बाद आ आने पर आ बनता है तो ये भी हमारी दीर्घ संधि में आ जाएगा। किस में आएगा, इसमें भी हमारी दीर्घ संधि रहेगी, और फिर वही सेम हमारी कंडीशन वही सूत्र की रहेगी, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घा, ठीक है ना। अब यहां पर ये सूत्र हो गया है, वो दीर्घ संधि हो गई। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, जोड़ेंगे तो आ इसमें था में मिल जाएगा, तो ये था बन जाएगा और पी इसमें बन जाएगा, तथापि बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए तो दो पदों को मिलाने पर यह शब्द बना है जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। देखें जरा, लिखा है कि नहीं लिखा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रवृत्तिर्वा, प्रवृत्तिर्वा। तो यहां पर देखें प्रवृत्ति ही प्लस वा दिया हुआ है। संधि विच्छेद देखें प्रवृत्तिर्वा का, देखो दिया हुआ है प्रवृत्ति ही प्लस वा, प्रवृत्ति ही प्लस वह दिया है कि नहीं। तो विसर्ग के स्थान पर अब विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि ये तो निश्चित हो गया, तो यहां मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने देख लिया कि इसमें विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि ही होगी। हाँ विसर्ग संधि है, बस विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है, रा बनाना है। विसर्ग के स्थान पर क्या बनाना है, रा बनाना है। तो ये रा बन गया और ये आपका वा ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो रकार के बाद जो वर्ण है उसी के ऊपर रा आपका चला जाएगा। तो ये आपका रा जाएगा जब, तो देखें ऐसे जाएगा, वा के ऊपर ऐसे, क्या बन गया है, प्रवृत्तिर्वा बन गया कि नहीं बन गया, प्रवृत्तिर्वा बन गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपका अगला शब्द है एनोपदिश्येत, एन प्लस उपदिश्येत, एन प्लस उपदिश्येत, एन प्लस उपदिश्येत, ये आपका शब्द दिया हुआ है, एन प्लस उपदिश्येत। तो इसमें देखें नाम ऐसे आपने आ ले लिया और उपदिश्येत का ऊ ले लिया, तो यहां पर आपका बन जाएगा, आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता है। कौन सी संधि, बोले गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ये गुण संधि में आपको बन जाएगा यहां। क्यों, देखो प्रश्न में से उ लिया था तो आ में से उ बनेगा, तो यहां पर भी ओ बना था तो प्रश्न उत्तर बना था, तो यहां पर भी ओ बन गया। तो एन में से आपने आ निकाल लिया है तो ना आपका आधा हो गया और ओ आपने मध्य में लिख दिया। उपदिश्येत का ओ निकल गया है तो पदिश्येत यहां पर लिख जाएगा, पदिश्येत दिया हुआ है, पदिश्येत ये लिख गया है। अब यहां पर आपको क्या करना है कि जो ये आपका दिया हुआ है ओ को आप ना में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एनो, क्या बनेगा, एनो, और पदिश्येत जुड़ जाएगा, एनो पदिश्येत, ये आपका पद बन जाएगा। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो गई बेटा, इसमें हो गई है आपकी गुण संधि। चले आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो अगला शब्द आपका बनेगा तत्शास्त्रम, तत् प्लस शास्त्रम, तत् प्लस
शास्त्रम। चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। तत् प्लस शास्त्रम, शास्त्रम। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक सूत्र आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल संधि। ठीक है, हल संधि के अंतर्गत एक आपका छेचा सूत्र आता है, छेचा। ये सूत्र जो है ये सा के स्थान पर छा करता है। क्या करता है? क्या करता है? सा के स्थान पर छा करता है। जैसे आपका तत् प्लस संकर बनता है तो वहां तच संकर बनता है, और ता के स्थान पर चा करेगा। देखो ये ता के स्थान पर हो जाएगा चा और सा के स्थान पर हो जाएगा छा। ठीक, सा के स्थान पर हो जाएगा छा। अब यहां पर आप ऐसे बनाओगे तो यहां पर आपका बन जाएगा क्या? तच शास्त्रम, शास्त्रम। ये आपका बना हुआ है। देखो यहां लिखा ना तत्शास्त्रम, लेकिन एक और सरल रूप में आपको एक और बता दे रहा हूं यहीं पर। जैसे ये लिखा हुआ है तत् प्लस शिवा, तत् प्लस शिवा लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं? अब यहां पर ता के स्थान पर क्या किया था? चा, तो यहां पर आप चा कर दीजिए। और सा के स्थान पर क्या किया था? छा, तो ई की मात्रा तो वही रहेगी लेकिन यहां पर छा हो जाएगा, और वह आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा तच्छिवः। क्या बनेगा? तच्छिवः। ठीक, इस प्रकार की आपको बहुत सारी संधियां मिलेंगी। और तो आप लोगों को ध्यान से देना है कि तत् प्लस शास्त्रम बराबर तत्शास्त्रम बनता है। इसमें आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें, आपको और अगली हम संधि दे रहे हैं जो इसमें दी हुई है अकर्तव्यंच, अकर्तव्यंच। तो यहां पर लिखा हुआ अकर्तव्यम प्लस च, लेकिन यहां पर उच्चारण दूसरा है, यहां दूसरा उच्चारण है। यहां लिखा है अकर्तव्यम च, यहां पर पढ़ेंगे अकर्तव्यंच, अकर्तव्यंच। इया है ना, यहां देखो इया, इया दिया हुआ है। देखो ये है चा के ऊपर इया लगा है, तो इसका उच्चारण होगा इया, इया, चा छा जा झा इया, कर्तव्यंच। ठीक, तो यहां पर आप पढ़ेंगे क्या? देखें इसके लिखे अकर्तव्यम, अकर्तव्यम प्लस चा दिया हुआ है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी हल संधि है। हल संधि बोले तो, हल संधि बोले तो कौन? बताइए कौन कौन हल संधि को जानता है? कमेंट में जरूर बताएं कौन कौन जानता है। ठीक है ना, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये संधि हल संधि है तो इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, आपको बताना। ठीक, तो अब यहाँ ये व्यंजन संधि ये कहती है हमारी कि यहाँ पर अनुनासिक संधि, यरो अनुनास के अनुनास को वा, तो यहाँ मां के बाद अगर किसी भी वर्ग का अक्षर आता है तो वो अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में मां परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर देखें ये शब्द लिखा हुआ है आ कर्तव्यन, मां की जगह आपका क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे चा है और चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, तो ये चा का क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा, और यहां पर आपको इया लिख दिया है। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका आ कर्तव्यंच, दिया हुआ है अकर्तव्यंच बन गया। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करो, देखो पहले से मैं आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, मिल गया ना? चलिए तो आगे चलते हैं। आगे ध्यान रखें, और हाँ बिल्कुल आप लोगों को लेट नहीं करना है, नोट से जरूर ले लेना है, क्योंकि आपको जब नोट्स सामने होंगे और फिर पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है आपको ऋष्यादि, ऋषि प्लस आदि। अगला शब्द दिया हुआ है ऋषि प्लस आदि, ऋषि प्लस आदि। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपकी संधि कौन है? शब्द तो ये बनाना है ऋष्यादि, लेकिन यहां पर शब्द दिए है ऋषि प्लस आदि, तो आपको क्या करना है? ऋषि शब्द में से ई को निकाल लेना। ऋषि शब्द में से ई को आप बाहर करोगे तो सा आपका आधा हो जाएगा और आदि आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां तक ये आपने दूसरा स्टेप कर लिया, तो आपको यहां पर देखना है कि आपकी कौन सी संधि आएगी इसमें? यण संधि। कौन सी संधि आएगी इसमें?
यण संधि आएगी आपकी। अब यण संधि जब आपकी आएगी यहां, तो आपको क्या करना है, यण संधि क्या कहती है आप थोड़ा सा यहां देख लीजिए। यण संधि कहती है कि ई, उ, ऋषि और लिरि, ये 4 वर्ण आपको अगर मिलते हैं तो ई के स्थान पर आप या कर दीजिए, और उ के स्थान पर आप वा कर दीजिए, और ऋषि के स्थान पर आप रा कर दीजिए, और लिरि के स्थान पर आप ला कर दीजिए। ये हमारी यण संधि का नियम कहता है। तो यहां पर आपका ई दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहां ई के स्थान पर आप क्या करेंगे, या करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर नियम ने कहा है भाई, आकाशवर्ण दिए वो एको यणचि सूत्र यण संधि का यही कहता है। अब यहां देखें, जब आदि हमारा पीछे ज्यों का त्यों रहेगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो यहां पर देखें आधा सा हो जाएगा क्योंकि आधा ही है, और या आपका आधा है तो यहां हलंत लग जाएगा, लेकिन पीछे आदि का आ है तो ये हमारा यहां बड़ा हो जाएगा, और दी आपका ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, ऋष्य आदि बन जाएगा। क्या बनेगा, ऋष्य आदि बन गया कि नहीं बन गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, यहां पर आपकी यण संधि हो गई है। अगला शब्द दिया हुआ है उच्चारण। क्या दिया हुआ है, उच्चारण। उत प्लस चारणम। क्या दिया हुआ है, उत प्लस चारणम बराबर उच्चारणम। तो यहां पर भी आपकी हल संधि होगी। क्यों हल संधि में बोले तो क्या, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों, आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि जब भी पहले वाले पद के अंतिम वर्ण में हलंत लगी हो तो आप ये मान के चलिए कि 100 नहीं 200% मान के चलिए, 200% आपकी व्यंजन संधि ही होगी। तो उत लिखा है। अब देखें उत में आपको यहां पर स्तो, इश्चुन, इश्चु, एक इश्चुत संधि होती है व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो तावर्ग के स्थान पर चावर्ग होता है। और चावर्ग कैसे होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ता, था, दा, धा, ना, ये तावर्ग है। अब इसके स्थान पर चावर्ग करेंगे, चा, छा, जा, झा, इया लिखा है। तो ता के नीचे क्या है, चा है, तो ता के नीचे चा ही तो होगा, उच्च हो जाएगा। और यहां पर आपका चारण दिया हुआ है, चारणम दिया है। आप इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दो, मिला दीजिए, आपका बनेगा उच्चारणम। क्या बनेगा, उच्चारणम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगले शब्द में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है देस्यस्मिन। देस्यस्मिन, देस्यस्मिन में क्या है आपका, देसे प्लस अस्मिन। क्या दिया हुआ है, देसे प्लस अस्मिन, ये शब्द दिया हुआ है, देसे प्लस अस्मिन। अब यहां पर भी आपको सबसे पहले एक शब्द मिली थी, एक संधि मिली थी पाठ्य अस्मिन, तो यहां देसे अस्मिन है, ध्यान रखना, याद करो, पाठ्य अस्मिन देस्य अस्मिन, पाठ्य अस्मिन देस्य अस्मिन। ठीक, तो यहां पर भी आपको कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप। पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि आपकी यहां पर हो जाएगी, और एंगः पदांतः दति सूत्र हो जाएगा। एंगः पदांतः दति सूत्र हो जाएगा। तो यहां देखें, ये कहता है कि पहले पद में ए होना चाहिए। तो सा में क्या है, ए है, और ए या ओ दो में से कोई होना चाहिए। तो सा में ए है, और पीछे आने वाले आ को हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे, अवग्रह। संस्कृत में इसको खंडाकार आ बोलते हैं। ठीक, और आपका इसमें जुड़ा हुआ है तो आप इसको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दिया आपने, देस्यस्मिन। कौन सी संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि, एंगः पदांतः दति। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा जो शब्द दिया हुआ है शताधिकाः। क्या दिया है, शताधिकाः, शत प्लस अधिकाः, शत प्लस अधिकाः दिया हुआ है। तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल करें शत प्लस अधिकाः दिया हुआ है। चलो अब यहां से चर्चा करेंगे। अब यहां देखें, ता में से आपने आ को ले लिया और अधिका का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया। जब दोनों को मिलाने पर आपका बड़ा आ बन गया है तो निश्चित है कि जब दीर्घ हो गया है, बड़ा बन गया है, तो दीर्घ संधि ही होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ संधि होगी तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सत में से क्या निकल गया था, आ निकल गया था, तो आपका ता आधा हो गया, और दोनों को मिलाने पर आपका बड़ा आ बीच में आ जाएगा। अधिका में से आ निकल गया था तो केवल और केवल आपके पास धिकाः बचा हुआ, धिकाः बचा है। आपको इसमें जोड़ेंगे तो आपका बनेगा सता, और धिकाः इसमें जुड़ जाएगा,
जुड़ जाएगा कि नहीं? तो क्या बन गया है? शताधिकाः। बन गया कि नहीं बन गया? शताधिकाः। चले, तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ संधि हो गई है। ठीक, थोड़ा सा संधियों में विलंब जरूर लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। संधियों से आप पाठ को अच्छे से पढ़ पाएंगे, संधियों से आप अपने शुद्ध उच्चारण में काम कर पाएंगे, संधियों से आप पूरे पूरे पेपर को आप सुधार सकते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है ग्रंथकाराश्च। क्या लिखा है? ग्रंथकाराश्च। तो यहां पर ग्रंथकारा, यहां विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। यहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। लिखा हुआ है ग्रंथकारा प्लस चा। क्या लिखा हुआ है? ग्रंथकारा प्लस चा। तो यहां विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर आपको सा कर देना है और बन जाएगा ग्रंथकारा। ग्रंथकारा और शा हो गया, चा को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? ग्रंथकाराश्च बन जाएगा। तो यहां तो आपकी विसर्ग संधि थी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, अगला शब्द है चेति। क्या दिया हुआ है? चेति। चा प्लस इति दिया हुआ है। क्या दिया है? चा प्लस इति। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां क्या होगा, यहां चा में से आपको आ ले लेना है और इति का ई ले लेना है, दोनों को मिलाना है तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तब ए किस में बनता है? ये आपकी गुण संधि में बनता है। किस में बनता है? गुण संधि में। गुण संधि में बन गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि चा में से आपका क्या निकल गया है? आ निकल गया, तो चा आपका आधा हो गया है और दोनों को मिलाने पर ए बन गया है, तो आपने ए बना दिया और ती आपने बना दिया। ए की मात्रा इस पर लगाएंगे तो चे बनेगा और ती जुड़ जाएगा तो बनेगा चेति। आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यहां गुण संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि होगी? यहां गुण संधि। अब आगे दिया हुआ है हमारा, अगला देखेंगे तत्रैव। क्या लिखा है? तत्रैव, तत्र प्लस एव दिया हुआ है। क्या दिया है? तत्र प्लस एव। तो यहां कौन सी संधि होगी वो आपको ध्यान रखना है। तत्र प्लस एव। तो यहां क्या करेंगे? वही प्रोसेस हमारी रहेगी। त्रामेशी आपने ले लिया है आ और एव का ले लिया है ए। आ के बाद ए आने पर आई बनता है। कौन सी संधि ये कहती है? ये वृद्धि संधि कहती है। कौन सी संधि? यहां आप लगाएंगे वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा होता है? वृद्धिरादैच। हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, वृद्धिरादैच। तो यहां पर भी आप लोग जो ये संधियां सीख रहे हैं, ये विदाउट आपके बिना फॉर्मूले के नहीं है, ध्यान रखिएगा। और किसी चीज का एक नियम होता है, सिस्टम होता है, उस नियम के तहत हमें कार्य करना होता है। तो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि के द्वारा, वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि आ के बाद ए आने पर आई बनता है। तो यहां तत्र में से आपने क्या निकाल लिया था? आ निकाल लिया था, तो त्रा आपका आधा हो गया है और यहां पर दोनों को मिलाने पर आई बन गया है, तो इसकी मात्रा आप यहां लगा दोगे। एव में से ए निकल चुका है तो वह बचेगा, आपके पास बचेगा। अब ए की मात्रा इस पर लगाओ, वो आई की मात्रा इस पर लगाओगे तो दो मात्राएं लगेंगी, तत्रई और वह जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा तत्रैव। क्या बनेगा? तत्रैव। चले आगे देखें, यहां वृद्धि संधि हो गई। अब आगे हम दूसरी संधि पर चलेंगे। अगली संधि हमारी कौन सी है? इत्यादीनि। क्या दिया हुआ है? इत्यादीनि। तो यहां पर भी आपको देखना इति प्लस आदीनि दिया हुआ है। क्या दिया है? इति प्लस आदीनि। इति प्लस आदीनि, आदीनि दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है? फिर यहां पर आपकी वही एक प्रोसेस रहेगी यण संधि की। इस ता में से आपने छोटी ई को निकाल लिया और आदीनी शब्द आपका ज्यों का त्यों रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हो गया। अब यहां यण संधि आपकी लग जाएगी। कौन सी लगेगी? यण संधि। अभी इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक, लेकिन यहां पर आपको सीधे सीधे बताऊंगा, वहां पर मैं सारी चीजें बता चुका हूं। ई के स्थान पर आप क्या करोगे? या करोगे। ई के स्थान पर आपने या किया और आदीनी शब्द आपका ज्यों का त्यों रहेगा। आदीनी शब्द आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां पर आप जब इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा इत्य। क्या बन गया है? इत्य। और आदीनी का आ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका या। और दीनी शब्द आप इसमें लिख देंगे ज्यों का त्यों, दीनी। इत्यादीनी बन जाएगा। इत्यादीनी आपका हो गया।
इत्यादि के बाद अब आपका रहेगा अगला शब्द। इसमें तो आपकी एड़ संधि हो गई है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखें। आपका अगला शब्द कौन सा है? नास्ति। क्या दिया हुआ है? नास्ति। ना प्लस अस्ति। क्या दिया हुआ है? ना प्लस अस्ति। यहां पर रहेगा ना प्लस अस्ति। ना प्लस अस्ति, तो ना में से आपने आ को ले लिया और अस्ति का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया। बन गया कि नहीं बन गया बड़ा आ? अब बड़ा आ बन गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, ना में से आपने आ को निकाल लिया था तो ना आपका आधा हो जाएगा, इस आ को आप बीच में लिख देंगे, और अस्ति में से आपने आ को ले लिया था तो आधा सा और ती बच जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ना आपका बड़ा हो जाएगा और आधा सा और ती आपकी जुड़ जाएगी, नास्ति बन जाएगा। यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। आपकी यहां दीर्घ संधि हो गई। चले आगे, आगे का शब्द देखेंगे। अगला, ये संधियां तो हमारी हो गई हैं, अब हम समासों पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? अब समास पर। समास को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समास के बारे में बता दूं कि सम सनम समासः, समास की डेफिनेशन हमारी यही है, परिभाषा यही है कि सम सनम समासः, दो पदों के बीच में या हम आपस में समास के दो पदों को ला करके क्या करते हैं? आपस में उनको समायोजित करके बैठालते हैं, या उस जिनमें विभक्तियों का लोप हो जाता है वही हमारा समास कहलाता है। ध्यान रखें, तो समास मुख्य रूप से बात करें हम तो 6 होते हैं। आपके पाठ्यक्रम के आधार पर बता रहा हूं। वैसे तो संस्कृत व्याकरण ये कहती है कि समासाश्च पंचधा, समास 5 होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग 6 पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है अव्ययी भावः। कौन सा होता है? अव्ययी भावः। अव्ययी भाव समास। नंबर दूसरा होता है तत्पुरुषः। कौन सा होता है? तत्पुरुषः। और नंबर तीसरे की बात करें हम तो कर्मधारयः। कर्मधारयः, कर्मधारयः। नंबर 4 की बात करें तो हम पढ़ते हैं द्विगुः, दिगुः। फिर इसके बाद नंबर हम 5 की बात करें तो पढ़ते हैं द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक, फिर इसके बाद नंबर 6 की बात करें तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक, अब यहां पर ये तो हमारे मुख्य रूप से ये समासों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन तत्पुरुष के बहुत सारे भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष समास हमारा चलता है। एक नई समास भी होता है। ठीक, और इनके बहुत सारे भेद होते हैं। एक मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास होता है। 6 समास कहने के लिए हैं, लेकिन 6 से हम 36 समासों को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब अव्ययी भाव समास जो हमारा होता है वो क्या है? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव, अव्यय हो, उपसर्ग हो, वो हमारा अव्ययी भाव होता है। तत्पुरुष में प्रायण उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें उत्तर पद दूसरे नंबर का पद हमारा प्रधान हो, वो तत्पुरुष कहलाता है। इसके बाद कर्मधारय क्या होता है? विशेषण विशिष्ट बहुलम, जिसमें विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए, वो हमारा कर्मधारय होता है। इसमें विशेषण शब्द होंगे, ज्यादातर रंगवाची होते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, ये सारे रंगवाची हमारे विशेषण कर्मधारय में आते हैं। आपने देखा कि पहले पद में नीला, हरा, काला, पीला कुछ भी लगे मिले, कर्मधारय लगा देना। ठीक, द्विगु समास की बात करें, इसमें भी विशेषण और विशेष की ही बात होती है। विशेषण और विशेष की बात होती है तो विशेषण और विशेष कैसा होगा? संख्या पूर्व दिगु। तो संख्या पहले पद में संख्यावाची शब्द होगा। 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 15 हजार संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा है दो दो द्वंद्वम। इसमें दोनों पद उभय पद प्रधान द्वंद्व समासा, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, राम लक्ष्मण, राम सीता, ये द्वंद्व समास है। ठीक, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का अनेक मन्य पदार्थ है बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद की प्रधानता को दर्शा दिया जाए। दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन किसी तीसरे अन्य पद की बात की जाए, तीसरा अन्य अर्थ दे दिया जाए और विशेष व्यक्तियों की चर्चा की जाए, वहां बहुव्रीहि समास होता है। बात करें जैसे हम कि जैसे दशानन आ गया, इसमें संख्या भी है तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दशानन रावण के लिए विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो यहां पर आपका क्या आएगा? बहुव्रीहि आएगा। जैसे पंचानन की बात करें, पंचानन, तो पंचानन भी विशेष रूप से किसी एक के लिए है, भगवान भोलेनाथ के लिए है, तो यहां पर भी बहुव्रीहि समास आएगा।
चतुरानन की बात करें तो इसमें ब्रह्मा के लिए कहा गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। एकानन की बात करें तो यह विष्णु के लिए कहा गया है, यह भी हमारा किसके लिए आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। तो समझ में आ गया समास, मैंने आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है, बाकी नहीं तो समास का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चले आज समास पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहां पर जो दिए हैं हमारी पुस्तक से ही हमारी परीक्षा में आने वाले केवल, लेकिन हमें उसकी जड़ पहचानना चाहिए कि समास आखिर होता क्या है, तो मैंने आपको केवल वही बताया है। अब यहां दिया हुआ है सादरम, सादर लिखा है तो यहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। क्यों, आपने कैसे कह दिया सर, यहां लिखा है इसलिए कह दिया क्या, ना इसलिए नहीं कहा। क्यों, क्योंकि इसमें अव्यय लगा हुआ है। सा आपका क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग को हम अव्यय मान सकते हैं। ठीक, तो आपको आदर के साथ आदरेण युक्तम, आदरेण युक्तम अव्ययी भाव, अव्ययी भाव आदर के साथ। फिर दिया है संस्कृत शास्त्र, संस्कृतस्य शास्त्रैः, संस्कृत के शास्त्रों के द्वारा, संस्कृत के शास्त्रों के द्वारा, संस्कृत शास्त्र। अब देखें तो संस्कृतस्य में षष्ठी विभक्ति और शास्त्रैः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन, तो शास्त्रों के द्वारा अर्थ निकलेगा षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति लग गई ना। ठीक, फिर इसके बाद वेद रूपम, वेद रूपम यस्य, वेद के रूप में है जो, अर्थात तो वेदस्य वेदा रूपम यस्य सह वेद रूपः, तो यहां क्या बनेगा, बहुब्रीहि समास, अन्य पद की प्रधानता बतला रहे हैं। और सावहितम, सा अवहितम, अवहितेन सहितम अव्ययी भाव समासः, सा लगा हुआ है, इसमें सा लगा था, इसमें सा लगा, अव्ययी भाव समास आ गया। देखो इसके बाद दिया हुआ है उच्चारणम, उच्चारण प्रक्रियाम, उच्चारणस्य प्रक्रियायाम, षष्ठी विभक्ति, उच्चारण की प्रक्रिया में षष्ठी तत्पुरुष। वेद शास्त्र हमारा जो हमारा है, तो सबसे पहले शिक्षा है वो उच्चारण की प्रक्रिया हमारी सुधारती है, उच्चारण की प्रक्रिया में शिक्षा का प्रयोग होता है। ठीक, फिर दिया हुआ है कर्मकांड ग्रंथ, कर्मकांडस्य ग्रंथ, षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मकांड का ग्रंथ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है पाणिनि निवृत्तम, पाणिनि निवृत्तम, तो क्या हो जाएगा, पाणिनि नः, सॉरी पाणिनि कृतम लिखा है, नी नहीं, पाणिनि अलग हो जाएगा, कृतम अलग हो जाएगा। ठीक, पाणिनिना कृतम, पाणिनि के द्वारा, पाणिनि जी के साथ, पाणिनि जी से, कृत पाणिनि जी के द्वारा, तृतीय पाणिनिना, तृतीय विभक्ति, हरि हरे हरिणा, पाणिनि पाणिनिम पाणिनिना, तृतीय विभक्ति लगी है, कृतम तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद वेदार्थ बोधा, क्या लिखा है, वेदार्थ बोधा, वेदार्थस्य बोधा, वेद के अर्थ का बोध, ज्ञान, तो षष्ठी तत्पुरुष समास आ गया कि नहीं, षष्ठी तत्पुरुष समास आपका इसमें हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर दिया हुआ है आचार्य प्रवरः, आचार्य प्रवर है ना, जो आचार्य प्रवर का मतलब आचार्येषु, आचार्यों में जो श्रेष्ठ हो, कुशल हो, आचार्य प्रवर, आचार्येषु प्रवरः, आचार्यों में प्रवर, कुशल, सप्तमी तत्पुरुष समास, क्योंकि आचार्येषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन पद लगा है। ठीक, तो यहां आचार्येषु प्रवर, ध्यान रखें, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब शताधिकाः, शतात अधिकाः, 100 से अधिक, तो क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। अधिक, दूर जाने की बात हो और अधिक की बात हो, तो वहां क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। खगोल विज्ञानम, खगोलस्य विज्ञानम, खगोल का विज्ञान, अंतरिक्ष का विज्ञान, षष्ठी तत्पुरुषः समासः। देखें, फिर लिखा है कृषि विज्ञान, कृषेः विज्ञानम, कृषि का विज्ञान। देखें, कृषेः, कृषि के रूप चलेंगे, हरि हरे हरिणा हरये, हरे हरे कृषि कृषिम कृषिणः कृष्णः, फिर हरि हरे हरिणा हरये, हरे हरे हरौ हरे, कृषि कृषिम कृष्णा कृषये, कृषेः कृषेः, पंचमी और षष्ठी में बनेगा कृषेः कृषेः, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, कृषि का विज्ञान, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं,
अगला शब्द हमारा क्या दिया हुआ है वो। अब आगे हमारा अगला प्रश्न आ गया है, व्युत्पत्ति मतलब प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्रकृति और प्रत्यय क्या है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रकृति और प्रत्यय में आपको बता दूं कि प्रकृति प्रत्यय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिस शब्द से हमारे शब्द की उत्पत्ति होती है वो प्रकृति होती है। जो शब्द पीछे जुड़ा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द आगे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहां हम उत्पत्ति करेंगे शब्द की, निष्पत्ति करेंगे, बनाएंगे हम शब्द को। ध्यान रखें, यहां पर पहला शब्द दिया हुआ है निरूपणम। क्या दिया हुआ है, निरूपणम। नी आपका उपसर्ग है, सह के योग में इण सह धातु है आपकी, और यहां पर इणिच प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, और यहां पर ई आपका शेष बचेगा और ल्युट प्रत्यय में यू रहेगा, निरूपण बनेगा, निरूपण, निरूपण बन जाएगा निरूपणम। ठीक, ध्यान रखें। अब आगे लिखा हुआ उत्थाय। तो ये एक बात ध्यान रखना पहले कि इसमें आपकी ये प्रकृति है, ये आपके दोनों प्रत्यय है। प्रकृति और प्रत्यय ध्यान रखना, नी आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें दिया उत्थाय। तो उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो यहां ये आपका उपसर्ग है, ये आपकी प्रकृति है, ये आपका प्रत्यय है। तो ये प्रकृति, ये प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अभिवादनम। अभिवादन में अभि उपसर्ग है, तो ये आपका आगे जुड़ा है, क्योंकि आगे जुड़ने वाले हमेशा क्या होते हैं, ध्यान रख लेना, उपसर्ग होता है। ठीक, लेकिन अगर आगे कुछ ना हो तो उपसर्ग जरूरी नहीं है कि है। अब यहां देखें, अभिवादन में बद आपकी धातु है, तो ये आपकी मूल प्रकृति है, ये आपकी क्या है, मूल प्रकृति। एक बात ध्यान रख लेना, मैं ऐसे बॉक्स बनाए दे रहा हूं। ठीक, ये बॉक्स वाले जितने भी हैं वो आपकी प्रकृति वाले हैं, बॉक्स। ठीक, ये आपके प्रत्यय है, इसमें आपकी ई रहेगी और इसमें आपका यू रहेगा शेष। यू को अन आदेश हो जाता है। ठीक, युवोर नाकौ सूत्र से। ठीक, अब आगे ध्यान रखें, आगे रहेगा आपका सासकम। सासकम में सास धातु है, तो ये आपकी प्रकृति है, और इड़बुल प्रत्यय, इड़बुल आपका क्या है, ये प्रत्यय है। ध्यान रखें, ये आपकी क्या है, प्रकृति है। और जिनमें प्रत्यय है, जो जो प्रत्यय है उनमें मैं गोला बनाए दे रहा हूं, ध्यान रख लेना। जो जो प्रत्यय है वो आपको गोले से बनाए दे रहा हूं, और जो जो आपकी प्रकृति है उसे बॉक्स से बनाए दे रहा हूं। ठीक, अनुशासनम, ये अनु उपसर्ग है, सास आपकी धातु है, सास, सास, ध्यान रखिएगा, शा श, शा स। ठीक, तो यहां श श, जिसमें सीटी निकले वो हमारा सीटी वाला सा, शा श, शा स, शा स, ध्यान रखिएगा, सा श, सा श, ध्यान रखना। तो यहां पर सा, ऊपर जीभ जाएगी आपकी, तालू में छुएगी तो आपका हो जाएगा तलब्धि शकार, और दांतों में जीभ छुएगी, शा स, ध्यान रख लेना। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, दंती शकार। ये आपका क्या है, प्रत्यय है, ध्यान रखना। अब यहां पर आपका यू शेष रहेगा, यू को फिर यहां अन हो जाएगा। ठीक, इड़बुल में आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका वा बचेगा, बू, ठीक है ना, और यहां अक हो जाएगा उ। लक्षणम में लक्ष्य आपकी धातु है, तो ये आपकी इसकी प्रकृति है, और ये आपका यहां क्या है, प्रत्यय दिया हुआ है। और प्रवृत्ति शब्द दिया हुआ है, क्या है, देखो यहां प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में प्रा उपसर्ग है, ये आपकी क्या है, प्रकृति है, और यहां इक्तिन प्रत्यय दिया हुआ है, तो ये आपका प्रत्यय, इसमें ती शेष रहेगा। क्या रहेगा, ती शेष रहेगा। और बाकी जिनमें कोई मार्क नहीं है, ये आपका ये अंडरलाइन किया गया है, ये आपके उपसर्ग दिए हुए। क्या दिए हैं, उपसर्ग। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी प्रकृति और प्रत्यय यहां पर है। आगे देखेंगे, आगे शब्द दिया हुआ है निवृत्ति। क्या दिया हुआ है, निवृत्ति। तो नि आपका उपसर्ग है, वृत्त आपकी क्या है, प्रकृति है, एक तिन आपका क्या है, प्रत्यय है। तो इसमें आपका ती बचेगा। ठीक, अब यहां पर कर्तव्यम में क्री आपकी धातु है, तो ये आपकी प्रकृति कहलाएगी, और ये आपका तब्यत, तब्य अनियरह सूत्र के द्वारा ये आपका प्रत्यय लग गया है, तब्यत। ठीक, प्रणीतम में प्रा उपसर्ग दिया हुआ है, नी आपकी क्या है, प्रकृति है, और कित आपका प्रत्यय है। कित आपका प्रत्यय है, इसमें आपका ता शेष रहेगा। निरुक्तम में निर उपसर्ग है,
बच आपकी प्रकृति है जिसे धातु कहते हैं, और कित आपका प्रत्यय है तो इसमें भी ता शेष रहेगा। ठीक, इसमें आपको देखें कृतम, तो क्री आपकी प्रकृति है, क्री आपकी धातु है, और कित आपका प्रत्यय है, इसमें फिर से आपका ता रहेगा। प्रवर्तकः, प्रवर्तकः में प्रा उपसर्ग है और वृत्त आपकी प्रकृति है, धातु है। इणिच में ये इणिच और ये आपका इणबुल, ये दोनों आपके प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका ई शेष रहेगा, इसमें आपका ऊ शेष रहेगा। ठीक, और दर्शनम, दर्शनम में ध्यान रखिएगा तो दृश्य आपकी धातु है, दृश्य जो धातु है ये आपकी प्रकृति कहलाएगी, और ल्यूट आपका प्रत्यय है, इसमें यू शेष रहेगा। ठीक हो गया, यू शेष रहेगा। और प्रारब्धम में प्रा उपसर्ग दिया हुआ है, प्रा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, रभ आपकी प्रकृति है, ये आपकी धातु है तो प्रकृति है, और कित आपका प्रत्यय है तो इसमें आपका ता बच जाएगा शेष। क्या बचेगा इसमें? ता शेष बच जाएगा। ये प्रकृति और प्रत्यय, इससे अंदर आपको नहीं ले जा रहे हैं, इनको सिद्ध करने की कोशिश नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आप भटक जाएंगे तो परीक्षा में आपको फिर डिस्टर्ब होगा कि कैसे क्या होगा। लेकिन हाँ, परीक्षा से पहले लाइव क्लासेस आप लोगों की रहेंगी पेपर से पहले, तो उसमें आप लोगों को मैं क्या केवल ग्रामर का रिविजन करवाऊंगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है ना, इन सारी चीजों के लिए आपकी परीक्षा के समय ये ध्यान दिया जाएगा विशेष रूप से। आगे देखेंगे, इसमें आगे दिया हुआ है हमारा विज्ञानम। क्या दिया हुआ है? विज्ञानम। बी उपसर्ग है, ज्ञा आपकी प्रकृति है, ज्ञा आपकी धातु है, ध्यान रखिएगा। ल्यूट आपका प्रत्यय है, इसमें भी आपका यू रहेगा, यू को क्या हो जाएगा? अन आपका आदेश हो जाएगा। रचितम में रच आपकी प्रकृति है, रच मतलब धातु, धातु है आपकी प्रकृति, ये आपका प्रत्यय है, इसमें आपका ता शेष रहेगा। आर्यभट्टियम में देखें, यहां पर आर्यभट्ट आपका मूल प्रकृति रहेगी और छा आपका क्या है? प्रत्यय रहेगा, और इससे आपका छा प्रत्यय की जगह पर ई आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। आयने ईनी या एक सूत्र है, तो यहां पर आपको ई आदेश हो जाएगा, आर्यभट्टीय बन जाएगा, फिर बन जाएगा आर्यभट्टियम। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद चलें आगे। आज की क्लास तो यहीं पर होती है, और हम लोगों ने प्रकृति, प्रत्यय, समास और संधियों पर चर्चा की है। संधियों में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, क्योंकि एक एक संधि को आपको क्या है? स्पष्ट करना होता है। तो बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत भाव से आप लोग पढ़ते रहिएगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग बस बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहें और आपकी उज्जवल भविष्य हो जाए, आपके लिए हम लोग यहाँ से कामना करते हैं, और आप लोगों के लिए तो यहाँ लगे हुए हैं। देखिएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% का मतलब आप समझ रहे होंगे, 100% आप लोगों से क्या है? कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, कोई भी रुपया पैसा आपसे यहां से नहीं लिया जाता है। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चल रही है, बिल्कुल सेवा है, सेवा चल रही है। तो आप लोग बस इस सेवा का लाभ लेते रहिएगा। आप किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से है, सीबीएसई हिंदी मीडियम से है, यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को देता है केजी से लेकर के 12th तक की संपूर्ण क्लासेस बिल्कुल फ्री। सारी क्लासेस आप लोगों को फ्री दे रहा है, और वो भी ऐसे नहीं, कैसे? उच्च क्वालिटी के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को यहां पर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उसका लाभ लेते रहिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा के लिए नोट्स जरूर ले लें। मैं आपकी क्लास शुरू होती है तब भी मैं आपको बताता हूं, और अंत में भी आप लोगों को यही कहूंगा कि नोट्स बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। नोट्स संपूर्ण कोर्स यहां पर मिलते हैं, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट के। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है, और ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना है, देरी नहीं करना है, बिल्कुल अभी आप जाएं और आप कोर्स के बारे में जरूर पता करें, क्योंकि नोट्स आपको मिलेंगे 1 नंबर। फिर आप कहेंगे कि नहीं सर, आपने बहुत अच्छा किया। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप यहां से नोट्स ले सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अपने भाई बंधु रिश्तेदार, अपने जितने भी मित्र यार हैं, सबको ये बताइएगा कि परीक्षा की तैयारी आपको करना है तो आप मैग्नेट ब्रिज पर आइए। ध्यान रखिएगा, और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।